नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या काले धन वालों को कांग्रेस के राज में बेनामी संपत्ति पर लूट का लाइसेंस दिया गया। 5 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है और नोटबंदी के बाद कम से कम 4 बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि सरकार का अगला कदम बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ होने जा रहा है। इस बहस में आपकी बेहतर भागीदारी के लिए, इस बहस के जरिए आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप इस बहस की शुरुआत में ही ये समझ लें कि बेनामी संपत्ति आखिर होती क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपने गोवा में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में या देश के किसी भी राज्य में, चेन्नई में फर्ज कर लीजिए, देश के किसी भी हिस्से में आपने कोई मकान खरीदा। ये मकान आपने अपने पैसे से खरीदा, लेकिन आपने इस मकान को अपने नाम से नहीं खरीदा और आपने इस मकान को चाहे जिसके भी नाम से खरीदा, वो कोई भी हो सकता है, आपका बेटा, बेटी, पत्नी, दोस्त, भाई, कोई भी। आपने सरकार को ये नहीं बताया कि किस नाम से खरीदा, कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपके पैसे, आपके जो पैसे हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और वो पैसे आए कहां से हैं। आपकी ये संपत्ति, अगर ऐसा आपने किया है तो बेनामी कहलाएगी। हम चाहते हैं कि जी न्यूज के दर्शक इस बात को बहुत ही कायदे से और बारीकी से समझें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि काले धन को जिन जगहों पर छिपाया जाता है उनमें बेनामी संपत्ति सबसे अव्वल होती है, सबसे आगे होती है। कमाल देखिए कि देश की आजादी के 22 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ कि बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार ने सुझाव मांगा आफ्टर 22 ईयर्स, और इस सुझाव के 15 साल बाद, 22 साल बाद सुझाव मांगा और सुझाव आने के 15 साल बाद यानी 1988 में सरकार ने इस देश में बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून बनाया। 1988 में राजीव गांधी की ही सरकार थी। उनसे लेकर अब तक नरेंद्र मोदी, इनके बीच में 7 के आसपास प्रधानमंत्री आए। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव आए, HD देवेगौड़ा आए, गुजराल साहब आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, कुल मिलाकर 7 प्रधानमंत्री इस दरमियान आए। और अब जाकर एक ऐसा कानून बना जिसमें बेनामी संपत्ति का कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। और आज इसीलिए हम ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर कानून से बड़े कैसे हो गए ये बेनामी बेईमान। एक जबरदस्त बहस आगे आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है, जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है। वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? प्रधानमंत्री बजाते खुद लोगों को डराने का काम करते हैं, मन की बात के अंदर करते हैं, तकरीरों में करते हैं, और वो धमकियां अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं, वो धमकियां दरअसल आवाम को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। बिल्कुल देश को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। आर्थिक संकट और गुलामी की ओर देश जा रहा है। बेनामी तो अब निकालो, बेनामी समूचा सारा संपत्ति का बेनामी निकालो, जो कहाँ है एकदम निकालना चाहिए। 1988 में बेनामी संपत्ति का कानून पास किया। अगर 1988 में उस समय जो संसद में बैठे थे, जिन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया, अगर उस सरकार ने लागू किया होता तो आज बेनामी संपत्ति के नाम पे जो देश में पाप बढ़ा है वो बढ़ता क्या? ब्लैक मनी और बेनामी के खिलाफ लड़िए प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके साथ खड़े। लेकिन अल्टीमेटली आपने ये लड़ाई क्या बना दिया? आप अपनी आवाम से लड़ रहे हैं साहब, आप अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी से लड़ रहे हैं, आप रूरल इकोनॉमी से लड़ रहे हैं।
कांग्रेस ने कुछ कदम उठाया नहीं, किसी के ऊपर एक्शन लिया नहीं। जो स्थिति बन गया, इस स्थिति को ध्यान में रख के मोदी जी जो 1988 वाला कानून है अब तक वो लागू नहीं हुआ, उसको लागू करने के लिए सोच रहे। अब लोग क्या आलोचना कर रहे हैं? अगर हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो बेनामी जो संपत्ति है उसके खिलाफ आपको एक ठोस तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कांग्रेस के राज में बेनामी संपत्ति पर लूट का लाइसेंस दिया गया? दूसरा सवाल, क्या नोटबंदी के बाद अब नए साल पर काले धन के खिलाफ गिरेगा बेनामी बम? तीसरा सवाल, बेनामी संपत्ति वालों के साथ किसका हाथ है? चौथा सवाल, आखिर कानून से बड़े कैसे हो गए बेनामी बेईमान? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या हमारे देश में बेनामी संपत्ति पर सियासत की साठगांठ होती रही है? और इस पर बहस करने के लिए श्रीकांत शर्मा साहब राष्ट्रीय सचिव है, बीजेपी मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के एक अच्छे नेताओं में शुमार रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभय कुमार दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज कुमार साहब प्रवक्ता है, जेडीयू के बिहार के मोकामा से विधान परिषद के सदस्य हैं, सर आपका भी बेहद स्वागत है। विनोद संपत साहब वकील हैं और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है, मुंबई में वकालत करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित 75 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, सर आपका भी बेहद स्वागत है। आज सबसे पहले शुरुआत अभय दुबे साहब आपसे होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अव्वल तो 22 सालों के बाद आजादी के भारत में ऐसा किसी के मन में ख्याल आता है कि बेनामी संपत्ति भी कुछ हो सकती है और उसके खिलाफ हमें कुछ किया जाना चाहिए। उसके 15 साल बाद 88 में राजीव गांधी साहब लेकर आते हैं एक लॉ, लेकिन उसमें किसी तरह का संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान नहीं होता है। सर मेरी समझ और सूझ में अगर ये चीज उस वक्त हो गई होती तो आज न जाने हम कहां के कहां पहुंच गए होते। इसीलिए कटघरे में आप, जिम्मेदारी आपकी, जवाब आज आपको देना होगा। और उससे पहले कि अभय जी आप शुरू करें, मैं बस एक बात कह देना चाहती हूँ, 1.5 मिनट का बजर होगा सर, 1.5 मिनट में अपनी बात रखिएगा और सारे खास मेहमान भी शुरुआत के 1.5 मिनट में अपनी अपनी बात रख दे, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी अभय जी आप। रूबिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज कोई कानून बना और कहें कि 60-70 साल बाद कोई कानून आया है तो ये प्रासंगिक पक्ष नहीं है। राजीव जी चाहते थे कि एक बेनामी संपत्ति को लेकर कानून आए और उनको पता था कि उनकी सरकार का जो समय बचा है उसमें उस कानून को लाना है, तो पहले वो ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसके बाद उसको लॉ कमीशन को रिफर किया और फिर पार्लियामेंट से पास कराया। मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि उनकी सरकार चली गई। आपने खुद ने बताया कि 1989 में वीपी सिंह आए, 1990 में चंद्रशेखर आए, 1991 में नरसिम्हा राव आए, 96 में फिर अटल जी आए, फिर 97 में देवेगौड़ा जी आए, इंद्र कुमार गुजराल साहब 97 में आए, 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। फिर से जब कांग्रेस की सरकार 2004 से हमारी आई तो हमने ये बात, ठीक है कि उसके रूल फ्रेम्स नहीं हुए थे जो राजीव जी करके गए थे, 2-3 सवाल उसमें थे। उसमें परेशानी ये आ रही थी, एक जो आपने कहा कन्फेसिकेशन का, कि संपत्ति की जब्ती का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि जब हमने सिविल कोर्ट को सुपरसीड किया तो अपीलेट अथॉरिटी नहीं थी, तो सुनवाई के लिए कहाँ जाता जिसकी संपत्ति जब्त हुई थी। तो ये कुछ अफर्मेटिव्स थी जिनको लेकर के रूल फ्रेम नहीं हुए थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की सेकंड रिपोर्ट थी उसके तत्काल बाद हम इस कानून पर काम करना चालू किया। आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं 2000। सर आपकी आवाज कट गई है, जो कायदे की बात थी वो आप बता नहीं पाए, हो सकता है आगे आप बता पाए, क्योंकि कंप्यूटर जी आवाज काट देते हैं सर, ये रूल है, ये मेरे डिबेट का रूल है। अब रुक जाइए। श्रीकांत शर्मा जी, क्या ये कह देना सही होगा कि हम इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे किसी शख्सियत के आने का कर रहे थे? उससे पहले सर आपकी भी तो कई मर्तबा सरकारें आई, क्यों नहीं आप ये कानून उस वक्त पारित करवा पाए? क्या वजह थी, क्या मजबूरियां थी? देखिए, हमारी सरकार वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन आज रूबिका जी मैं कहूँगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं संकेत देना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ देश के नागरिकों को
कि जो विपक्ष के लोग इस कानून को लेकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोग डरे ना। ईमानदार जो लोग हैं इस देश के, ये लड़ाई उन लोगों की लड़ाई है। दिक्कत क्या है, जिसकी अपनी संपत्ति है, जिसने अपने पैसे से, अपनी 20-9 की कमाई से जो संपत्ति अर्जित की है, वो कोई संपत्ति पर कहीं पर भी कोई नोटिस होने वाला नहीं है, कोई गाज गिरने वाली नहीं है। जिन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया है, अगर उन्होंने दूसरे किसी और व्यक्ति के नाम से, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जो धन अर्जित किया है, संपत्ति अर्जित की है, निश्चित रूप से अगर वो उसकी जानकारी सरकार को नहीं देते हैं, क्योंकि अभी योजना चल रही है, तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर इसका विस्तार में हम जाएंगे रूबिका जी, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अब ये देश भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मजबूत होकर लड़ाई लड़ रहा है। इसमें जो अभी तक कमियां रही थी, उन कमियों को दुरुस्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारी प्रतिस्पर्धा है कि इस देश से भ्रष्टाचार को, काले धन को समाप्त करके इस देश का जो गरीब आदमी है, उसकी पहुंच में अच्छा मकान कैसे आ सकता है। उसकी सीमा है 35 लाख रुपए की, लेकिन वो मकान मिलता है उसको 2 करोड़ का। तो हमारी कोशिश है कि उसको उसके अधिकार में जो चीजें आती हैं उस तक पहुंचाई जाए, और भ्रष्टाचार और काले धन से जिन लोगों ने संचय किया है, बेनामी संपत्ति जो अर्जित की है, उन पर कुठारघात होगा और उनको सजा भी होगी। अगर वो ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि पीछे नहीं जाना चाहिए, तो फिर ऐसे में तो कांग्रेस ने जो चीजें छोड़ दी है उसमें भी नहीं जाना चाहिए। मैं आपके पास आऊं, इस दलील को आप वापस कैसे काउंटर करते हैं उसके लिए पहले विनोद सी संपत साहब का रुख कर लेती हूँ। सर, आपके दोनों साथी यानी जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने अपनी बातें रख दी है। आप बेनामी संपत्ति पर आए इस नए कानून पर अपनी क्या राय रखते हैं? जेडीयू क्या राय रखती है? लाइन कट गया, माफ कीजिएगा, नीरज कुमार जी से मेरा ये सवाल है। हाँ नीरज जी। हाँ आ गया जी, बोलिए। आवाज आपकी कट गई थी। हाँ नीरज जी, मेरी आवाज अब आ रही है आपके पास? हेलो अब आ रही है जी। ठीक है नीरज जी, जेडीयू इस पर क्या राय रखती है? इस कानून पर क्या राय है जेडीयू की? जनता दल ने पहली बात की, जनता दल यू काला धन पर हमला हो, बेनामी संपत्ति पर हमला हो, तो हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है, सवाल यह है कि देश के अंदर में तो बेनामी संपत्ति पर आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के बाहर में जिन लोगों ने संपत्ति खरीद ली है बड़े पैमाने पर, जिसका रिकॉर्ड आपके पास है, क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं? या अपने दल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खुद का आचरण भी पेश करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बेनामी संपत्ति और जिस तरीके से अर्जित आपके नेताओं ने किया है उस पर आप हमला करेंगे कि नहीं। सवाल नीयत का है कि अगर आपने नोटबंदी किया तो नगदबंदी तक बढ़ गए। तो हमारा ये कहना है कि पूरा प्रारूप अभी आया नहीं है कि बेनामी संपत्ति पर पूरा आपका एक्शन प्लान क्या है, किस तरीके से करना चाहते हैं, और बेनामी संपत्ति में हीरा जवाहरात और साथ ही साथ शराब का जो बड़ा नेक्सस है उस पर आप हमला करेंगे, तब लोगों को यह एहसास होगा कि नहीं, आप बेनामी संपत्ति पर प्रहार करना चाहते हैं। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि देश के बाहर जो संपत्ति है, जिन लोगों ने खरीद लिया है, उसका क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग हैं जो देश के बाहर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया है, तो ये कानून तो उस पर खामोश है। ये कानून जो बेनामी संपत्ति अधिनियम नवंबर में जो कानून पास हुआ है वो तो खामोश है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जो बाहर अपना पैसा ले जाकर बाकी काले कामों में या बगैर टैक्स दिए सरकार को इन्वेस्ट कराए हैं, उन पर किस तरीके से घात कर सकता है ये। ठीक है, अब विनोद संपत साहब, आप जरा इन चीजों को समझा दीजिए दर्शकों को। एक तो बेनामी संपत्ति को लेकर ये कानून कितना तगड़ा आपको नजर आ रहा है, और हम जानते हैं कि ये देश कानूनों का देश है। ऐसे में क्या ये कानून, महज कानून का आ जाना, इन चीजों को सिरे से खत्म कर देगा? हेलो जी विनोद जी, आवाज कट रही है, विनोद जी मेरी आवाज वापस बोलेंगे? विनोद जी, ये कानून जो आया है, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कट रही है, हाँ अभी सुन रहा हूँ। ठीक है, ये कानून जो आया है सर, हम ये कहते हैं ना कि देश में कानून बहुत है और बहुत कड़े कानून हैं। क्या ये कानून आ जाने से प्रैक्टिकली हमारे देश में बेनामी संपत्ति की समस्या खत्म हो जाएगी?
बेनामी संपत्ति की समस्या खत्म होगी या नहीं होगी, पर स्पीड मनी के रेट्स जरूर बढ़ जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी इसका पूरा फायदा उठाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑफिसर्स को काफ़ी इसमें पैसे मिलने के स्कोप रहेंगे। वो छोटी चीज़ के लिए परेशान करेंगे आम आदमी जिसके पास ऐसा नोटिस जाती है, और अल्टीमेटली स्पीड मनी उन लोग कमाने की पूरी होगी। मेरी राय में कोई भी कानून जब निकलता है तब जो भी प्रायश्चित करना चाहता है उसको मौका देना चाहिए और उसको सिस्टम में क्लीन करके आना चाहिए। अब ये कानून आ रहा है तो कोई भी प्रोफेशनल उसी तरह से एडवाइस करेंगे कि कानून आया उसके पहले तुम ऑफिशियली किसी के नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, एसेट ट्रांसफर कर दो, तो वो कानून का कोई प्रोविजन लगेगा ही नहीं। ये कानून ऐसा कहता है, आप ये कह रहे हैं इस कानून में ये प्रावधान है कि आप ये प्रॉपर्टी कहीं और ट्रांसफर कर ले तो वो उस बार में पड़ेगा ही नहीं जहां सजा का प्रावधान हो। कानून आने से पहले, कानून आने के पहले ट्रांसफर कर दिए तो अच्छा, मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी है 2 नंबर बेनामी, कानून आता है 1 जनवरी 2017 को, तो मैंने 1 अक्टूबर 2017 के बाद 1 अक्टूबर 2016 के पहले वो प्रॉपर्टी कोई जेन्युइन आदमी को बेच दी तो आएगी नहीं। और कोई कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि वो पहले ही देना चाहिए, वो 2 महीने के बाद में भी दे सकते हैं, 2 साल के बाद में भी दे सकते हैं। श्रीकांत शर्मा जी, ये तो कानून लागू हो उससे पहले ही लूप होल्स नजर आने लग गए हैं। फिर नहीं, ऐसा है रूबिका जी, इस देश के अंदर संविधान है और कानून भी बहुत हैं, लेकिन आपको भी इस बात का इल्म है क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं कि रास्ते लोग ढूंढने की कोशिश जरूर करते हैं। तो कोई भी ऐसा 302 का कानून भी है इस देश में और 307 का भी कानून है, तो कानून का उल्लंघन तो लोग फिर भी करते हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि ये जो कानून हम लेकर आ रहे हैं इससे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया है, जो सरकारी पद का दुरुपयोग करते हैं, कुछ नेता अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जिन्होंने गरीब के हिस्से का पैसा है, जो एक नेक्सस बना हुआ है ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस का, जिन्होंने इस देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है, उन लोगों ने जो अपनी संपत्तियां बना के रखी हैं ये उनके लिए है। किसी गरीब के लिए जिसके पास संपत्ति नहीं उसके लिए उसको इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, या जिसकी अपनी संपत्ति है उससे भी इसको डरने की जरूरत नहीं है। तो भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष के लोग ना करें। पहले तो आपने कानून नहीं बनाया, लगातार आप छूट देते रहे कि लूटो, हम भी देश को लूट रहे हैं और लूट का हिस्सा अलग अलग पॉकेट्स में ये बांटते रहे। तो कांग्रेस की पॉलिसियां बिल्कुल कम जो भ्रष्टाचार में जो संलिप्त लोग हैं उनको कैसे संरक्षण किया जाए उस तरह की सीधा सीधा आरोप है कि डराने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है, बल्कि आप नहीं कर रहे। इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। अभय दुबे जी 1 मिनट आपको देती हूँ, इसका जवाब दे दीजिए। आपको किस बात का डर है? वो कह रहे हैं गरीबों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, सर्विस पेशा लोगों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, वो जो टैक्स खा रहे हैं और बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं उनको डरना चाहिए। देखिए रूबिका जी, ये जो कोशिश कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने की थी, ये कानून हम पार्लियामेंट में लेकर आए, स्टैंडिंग कमेटी को गया, यशवंत सिन्हा जी उसके चेयरमैन थे। यशवंत सिन्हा जी ने साफ किया कि जो 1988 का एक्ट है उसको अमेंड करके काम नहीं चलेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा। तो ये मोदी सरकार उसी को अमेंड किया 88 के एक्ट को। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक इसके तकनीकी संदर्भों का प्रश्न था, मुझको लगता है ये रिट्रोस्पेक्टिव इसलिए नहीं होगा कि 1988 के एक्ट का अमेंडमेंट है। जो बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, मोदी सरकार का इरादा नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, क्योंकि जिस प्रकार आप देखिए नवंबर 2014 में जब G20 में गए तो ये कहा कि उन्होंने ब्लैक मनी को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि OECD ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का और टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, उसको आगे बढ़ाकर 15 की बजाय 17 करा दिया। हमारे समय टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट थे और टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स थे। अब मोदी सरकार ये कहती है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कि हम नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहते जो जर्मनी से हमको मिले हैं, क्योंकि आर्टिकल 26 इस एग्रीमेंट का हमको रोकता है कि हम नाम का डिस्क्लोजर नहीं करें। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खैर उनको फटकार भी लगाई। ये एसआईटी के क्रेडिट तो ऑन करते हैं, लेकिन एमबी शाह कमेटी जो एसआईटी ने रिकमेंडेशन दी उसको फॉलो नहीं करते हैं कि आप कितना कैश रख सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें एक साथ लाकर और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। ये आपका काम है, दिस इज योर प्रोफेशन, आप ये कर सकते हैं। आप मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जिसमें मैंने सीधा आदत सा एक सवाल आपसे पूछा कि साहब अगर ये लॉ आज की तारीख में आ जाता है तो क्या परेशानी है,
क्या क्या परेशानी आपको क्या हो सकती है? आपने उस पर मुझे जवाब नहीं दिया। मैं फिर आपको 1 मिनट दूंगी सर, 1 मिनट में फिर दूंगी आपको। एक सेकंड मैं आती हूँ सर आपके। नीरज जी आना है। हाँ मैं आती हूँ अभय जी। नीरज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जेडीयू जो कह रहा है, उस जेडीयू पार्टी एज अ पार्टी जो आप कह रहे हैं वो समझ में इसलिए नहीं आता कि आप लोग ये कहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, लेकिन परेशानी आप लोगों में ये है, इसलिए ये हो नहीं सकता है। मुझे कंफ्यूजन बहुत दिख रहा है। नहीं, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, कंफ्यूजन का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं। और आप बताइए बिहार के अंदर, छोड़ दीजिए देश के अंदर, ये क्या है? अब तो वहाँ पर लीगल एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं कि पार्टी बीजेपी, पैसा बीजेपी का और पैन नंबर पार्टी का, लेकिन पैन नंबर का इस्तेमाल बीजेपी के नेता बिहार में जमीन खरीदने के लिए बीजेपी कार्यालय के लिए कर रहे हैं। 10 जगहों पर किया है। इसी को बेनामी कहते हैं ना। किसको बेनामी कहते हैं? तो खुद का आचरण जब तक आप प्रमाणित नहीं करेंगे। मैं आपको उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल है कि पार्टी की संपत्ति खरीद रहे हैं, पार्टी का पैन नंबर रहते हुए बीजेपी के नेता अपने पैन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये नैतिक रूप से सही है? तो खुद आचरण अगर आप पेश नहीं करेंगे तो जनता को कैसे भरोसा होगा आप पर? जनता को आपके अंदर, और मैं रुचिका जी एक उदाहरण देना चाहता हूं, 24 मंत्री हैं। सर आपकी आवाज मेरे कंप्यूटर जी ने जो है वो बंद कर दी। आप बता दें चारों खास मेहमानों को कि अब ये डिबेट आप सबके लिए ओपन है। आप चाहें तो किसी से भी सवाल इस बीच कर सकते हैं। अब वो कंप्यूटर जी टाइमर जो है अपना बंद कर चुके हैं। बहरहाल अभी श्रीकांत जी सीधा सवाल आपसे यही है, जनता भी यही सवाल कर रही है और आपने देखा कि यहाँ पर जो मेरे गेस्ट है वो भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं। इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली कैसे हो पाएगा आज की तारीख में? बस ये एक सीधा सा सवाल है। देखिए रूबिका जी, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और लोगों का काम बनता भी है पूछना, लेकिन बहुत अच्छे से एक चीज़ें इम्प्लीमेंट भी होती हैं क्योंकि सरकार की जो नीति है वो भी स्पष्ट है और सरकार की नीयत है वो भी स्पष्ट है और देश के लोगों को इस सरकार पर पूरी तरह से भरोसा है। देश के लोगों को मालूम है कि ये लड़ाई एक ईमानदार लोगों की लड़ाई है और भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि आज 70 साल रूबिका जी कि गांव के अंदर मीठा पानी नहीं है पीने के लिए, गांव के अंदर बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त हो गई हैं और स्कूलों में टाट पट्टियां तक नहीं है। तो हमारा कैंपेन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये कैंपेन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरी हैं और भ्रष्टाचार से जमीन खरीदी है, फ्लैट खरीदे हैं। ऐसे में जो सवाल नीरज कुमार कर रहे हैं कि शुरुआत तो चैरिटी बिगिंस एट होम, वो यही कह रहे हैं कि जो जमीनें खरीदी जा रही है उस पर भी आपका जवाब बनता है कि पैन कार्ड जब पार्टी का है तो मैं सम्मानीय नीरज जी को इतना कहना चाहता हूं कि हमारा सब जितने भी हमने अपने ऑफिस के लिए कार्यालय खरीदे हैं, जिला कार्यालय खरीदे हैं, बहुत ही पारदर्शी तरीके से खरीदे हैं और जिन लोगों ने उन पर कोई आपत्ति है वो कोई जाकर PIL लगा सकते हैं, कोर्ट में केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उनको इस बात की खुली आजादी है। लेकिन हमारा यक्ष प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार जी तो नोटबंदी पर भी सरकार को समर्थन देते हैं, भ्रष्टाचार काले धन पर भी समर्थन देते हैं, लेकिन गाये बजाए जेडीयू के लोग हमेशा से चर्चा के अंदर सवाल खड़े भी करते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर कर लिए, या तो आपको विरोध करना है तो विरोध करिए, आपके पास 2 रास्ते हैं, भ्रष्टाचार काले धन के समर्थन में आप आ जाइए या फिर इस लड़ाई में पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हो जाइए। आप दोनों तरफ नहीं पैर रख सकते, दोनों नावों पर पैर रख के चलना बहुत मुश्किल होता है। जवाब दीजिए नीरज कुमार साहब, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि आपके जो हेड है, आपके जो करता धरता है वो कुछ बात और कहते हैं, डिबेट में साहब आप लोग कुछ और लॉजिक्स देकर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका जी, आपका सवाल जायज है और मैं ये कह रहा हूँ कि काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत जी से जानना चाहते हैं, क्या आप आज स्टूडियो में इस बात की घोषणा करेंगे कि आपने जो कहा कि पारदर्शी तरीके से किया गया है, क्या RTGS से भुगतान हुआ जो आपके नेता कह रहे हैं तमाम जमीन का? अगर ये बात है श्रीकांत जी तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ
कि मैं विधान परिषद से इस्तीफा दे दूंगा, आपने नगद भी पेमेंट किया है, आप यह कह दीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से इस्तीफा दे दूंगा, नैतिकता है तो। दूसरा सवाल मेरा है, मैं यह जानना चाहता हूं, यही है, आचरण को ठीक करना पड़ेगा। आप हमें यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य 2015-16 में अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं और 24 मंत्री आपके घोषणा नहीं करते। ये हमारा वेबसाइट नहीं है, पीएमओ का है, उसमें 8 मंत्री अब नहीं है जो हटाए गए। तो ये क्या बेनामी संपत्ति इनके पास है? क्यों नहीं घोषणा किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बावजूद मैं जवाब लेती हूँ नीरज कुमार साहब, लेकिन नाम क्या बता देता हूं मैं, नाम बता देता हूं, एक ये मिनट। अपने पार्टी के भी तमाम लेकिन क्या इनके पास बेनामी संपत्ति कॉल है? ले सकते हैं? क्या ये बात आप विदेश अपनी में जो पार्टी के संपत्ति तमाम बेनामी नेताओं है, के लिए उसको भी आप- कह सकते हैं? उसको क्योंकि आप सभी पार्टियां फिर एक साथ कटघरे में खड़ी हो जाती है अगर इस तरीके की बातें आने लगे तो, चाहे वो रियल एस्टेट को लेकर हो, चाहे वो चंदे को लेकर हो, चाहे वो बेनामी संपत्ति को लेकर हो। फिर अरे रूबिका जी, बिहार नहीं मैं इनका जवाब दे देता हूं। मेरे गवर्नमेंट के साइट पर जाइए आप, हाँ। हमारे साइट पर जाइएगा, हर मंत्री परिषद के सदस्यों की संपत्ति की घोषणा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री परिषद के 24 मंत्रियों के संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? ठीक है, ये देश की जनता जानना चाहेगी। ठीक है, आप ठीक काले है, धन पर लड़ ठीक रहे है, हैं, श्रीकांत बेनामी जी। संपत्ति पर लड़ रहे हैं, श्रीकांत आखिर जी। कारण क्या है? और अगर नहीं घोषणा किया तो आपने रूबिका जी, कार्रवाई इन अभय पर जी, मैं किया, एक कोई सेकंड में आ एक्शन रही हूं लिया? आपके पास, ये देश इसका की जवाब जनता ले लेते हैं पास श्रीकांत जी सोचती से। है। हाँ श्रीकांत जी, देखिए, एक तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उसका कोई भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, उसकी अपनी संपत्ति की जानकारी देता है और सभी की संपत्ति की जानकारी है। पहली ऐसी सरकार है ये, और ऐसी सरकार है कि हमने तो पार्टी स्तर पर भी अपने सांसदों की, विधायकों की ये 8 तारीख के बाद का क्या डिटेल्स है वो भी मांगने का मादा हम रखते हैं। प्रतिस्पर्धा कर लो, मैं आपको चुनौती देता हूं, जेडीयू के लोगों की लाइन लगा लो, बीजेपी के लोगों की लाइन लगा लो और बताओ किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति उसने गैर कानूनी तरीके से खरीदी और कितनी संपत्ति कानूनी तरीके से खरीदी है। ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है कि अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। सरकार है ना आपकी सरकार है, हम FIR रजिस्टर्ड कराइए, आप सरकार है, आपकी FIR कराइए अगर आप में हिम्मत है तो। और ये गाल बजाने से देश नहीं चलता है। ये संपत्ति की घोषणा चुनाव के समय अरे गाल बजाने से देश नहीं चलता है, कड़े फैसले लेने से देश चलता है और कड़े फैसले लेकर हमने दिखा दिए हैं। चुनौती दे रहा हूँ, सर, एक अगर आपने नगद श्रीकांत जमीन जी, खरीदा है, और क्या जमीन नगद खरीदना जायज है? नीरज जी, अरे क्या आपने 8 नवंबर से पहले कभी कोई जमीन नहीं खरीदी बिहार में क्या? अच्छा तो फिर मैं वो जब से नीतीश कुमार जी का शासन है तब से लेकर आज तक पूरा डिटेल निकालो। एक एक करके अपनी बात तो रखे, जनता उस चीज को वाकई पसंद अरे करती है। मैं एक बता एक रहा करके आप हूँ, अपनी बात रखिए। दस्तावेज है, 24 नीरज जी, मंत्रियों एक ने सेकंड। अपने देखिए, इन्होंने अपनी बात कही रूबिका जी, लेकिन इन लोगों का स्वभाव है कि दूसरा पक्ष नहीं नहीं बोल पाए अपनी बात। अरे अपनी बात कह ली ना आपने नीरज जी। शांत हो जाइए, एक सेकंड। नीरज जी, आपने अपनी बात कही ना, कि वो कंप्यूटर जी यहीं बैठे हैं, लगातार बोलते रहेंगे आप तो फिर आपको लगता है कि ये बोलने से ही आपको स्कोर मिल जाएगा। श्रीकांत जी, नीरज जी एक सेकंड रुक जाइए। श्रीकांत जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं विनोद संपत साहब के पास जाना चाहती हूँ। सर आप देख रहे हैं जब ये बेनामी संपत्ति को लेकर, विनोद जी मेरा सवाल आपसे, अभय जी फिर आती हूँ मैं आपके पास। विनोद जी, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी पर ही आरोप लगाने लग जाएगी कि आप जरा अपना साफ कर दीजिए पूरा का पूरा घर पहले, फिर एक कहने लगे कि आप अपने दाग साफ कर लीजिए, तो ऐसे में आपको लगता है कि वाकई ये कानून जो है ये काम कर भी पाएगा और उन लोगों की धरपकड़ भी हो पाएगी? वो भी तब जो कानून बना रहे हैं वही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कहते हुए कि आप जो बोल रहे हो उससे मुझे एक है ना, एक प्रोवर्ब याद आती है, देयर कैन नॉट बी अ वर्जिन इन अ मैटरनिटी वार्ड। यानी कि एक हॉनेस्ट पॉलिटिशियन मिलना देश के लिए बहुत एक गर्व की बात है, पर हॉनेस्ट पॉलिटिशियन डिसाइड कौन करेगा? आज सबसे पहली बात तो ये है कि कानून एकदम बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उतने ही बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए और अमल होना चाहिए। आज कोई भी पैट्रियोटिक सिटीजन ये कानून का विरोध नहीं करेगा, पर उसका दुरुपयोग ना होवे ब्यूरोक्रेट्स के से या पॉलिटिशियन से, वो चीज को कड़क करना चाहिए और उसमें इनबिल्ट चेक्स बनाना के अपना ध्येय होना चाहिए।
कल तक किसने क्या किया वो बात करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कुछ प्रोडक्टिव चीज निकलने वाली नहीं है। और अपना उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने कल टुमारो को अपन किस तरह से प्रेजेंट का और टुमारो का अपन इस्तेमाल कर तो सके और पैसे आपका इशारा किस तरफ है कि अब तक जिसने काला धन अपने पास रखा, अब तक जिसने अपनी बेनामी संपत्ति टैक्स बचा बचा कर जो है यहाँ वहाँ पैसा लुटाया या यहाँ वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया सरकार को धोखे में रख के, उनको माफ कर दिया जाए, उनको नए रूप से एक बार फिर से रिजुविनेट कर दिया जाए, उसको तो एक चांस देना चाहिए। सर तो वो तो चोरी से जाएगा, सीना चोरी से नहीं जाएगा। रूल्स आते हैं, पैसा किसे नहीं पसंद है सर? फिर आपने आज छोड़ दिया, वो कहेगा मैं नए तरीके से आगे बढ़ूं। देखो आदमी को फांसी दी जाती है ना, तो भी उसको इसकी ख्वाहिश, लास्ट ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने भी गलत तरीके से पैसा इससे जमा किया है उसको एक मौका देना चाहिए कि ताकि वो सिस्टम में आ सके। कट करना को बहुत आसान है, पर कट करने के बजाय उसको सिस्टम में लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को गवर्नमेंट के पास उतनी मशीनरी नहीं रहती कि हजारों लाखों करोड़ों टैक्स पेयर्स को जो इवेडर्स है उन लोग सबको पकड़ सके। इसलिए उन लोग में सामने से वॉलंटरी कंप्लायंस को ज्यादा एम्फेसाइज देना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए, और फिर भी उन लोग ना आए तो ही उन पे ये सब चाना करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। कानून तो पहले भी था ना विनोद जी, ये जो 1988 में लॉ कमीशन के सुझाव से 15 साल बाद राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाया था सर, उसमें यही तो था कि बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, बेनामी जमीन दूसरों के नाम ट्रांसफर होने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। लेकिन इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आदर्श सोसाइटी है। कभी भी अभय जी यही तो कानून था आपका, लेकिन उससे क्या रुक गया? कहाँ फुल स्टॉप या अंकुश लग गया? मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने देता हूं। पहले तो ये बता दूं कि 18 अगस्त 2011 को हम ये बिल लेकर आए पार्लियामेंट में। स्टैंडिंग कमेटी ने जून 2012-13 में उस रिपोर्ट को फाइनलाइज भी कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट को चलने देती तो हम ये कानून हमारे समय पास हो जाता। अच्छी बात है, कानून आना चाहिए। मैं श्रीकांत शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन है वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। एक महेश शाह नाम के आदमी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में डिक्लेयर किया और मीडिया के सामने कहा कि साहब मेरा पैसा नहीं है, वो चल संपत्ति में था, चल में था, दैट आई डोंट नो, लेकिन उसने कहा कि कुछ फलाने लोगों का था। 13,000 करोड़ रुपए का प्रकरण मिल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो कम से कम लगा दीजिए, बेनामी संपत्ति नहीं लगाते। कहां है, क्या किया उसका? तो आपके वक्तव्यों में और व्यवहार में जब तक अंतर रहेगा, ऐसा नहीं हो कि डिमोनेटाइजेशन की निराशा में सिर्फ ये वक्तव्य रह जाए। आपको सख्त से सख्त कदम उठाइए, देश साथ में है, पीछे नहीं हटेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया है डिमोनेटाइजेशन को लेकर, उसमें इस बात का खुलासा किया है कि 13-14 में 90,000 करोड़ को जवाब दे दूं, डिस्क्लोज्ड इनकम को पकड़ा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई टोकेगा नहीं बीच में। और आपने 9,000 करोड़ सिर्फ, तो इससे आपका इंटेंशन साफ होता है कि आप सिर्फ वक्तव्य देने में बहुत ईमानदारी से एक बात सुनिए अभय जी, एक बात सुनिए। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि आप सुझाव बेहतरी के लिए देने के बजाय आप सिर्फ मीन और मेक निकालते हैं। आप सिर्फ वो चीजें निकालते हैं ताकि सामने वाला जो काम कर रहा है, चूंकि आप वो काम नहीं कर पाए हैं, ना कर सके। नहीं, प्रतिपक्ष तो प्रशस्त मार्ग करेगा। हम तो चाहते हैं, ये समालोचना है रूबिका जी, ये समालोचना है जिसको सुनना चाहिए सरकार छीनने वाली। लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा सर, इतने सालों तक आपकी सरकार रहने के बावजूद आप ऐसा कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट नहीं ला पाए। किस हैसियत से आप अब ये कह पाएंगे? अरे आप क्या बात, अरे लिस्ट है, आप, मैं जवाब दे दूं इनको रूबिका जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हम एक पूरी की पूरी सूची है जो कि हमने व्हाइट पेपर ब्लैक मनी पर इशू किया, उसमें पूरी लिस्ट आपको श्रीकांत जी सब आप जवाब दे दें। उसके बाद कैसे फाइनेंशियल 2016 में आया ना सर, किया कैसे हमने, एक्ट तो 2016 में आया ना, हमारे तो 2014 में आ जाता, ये पार्लियामेंट चलने देते तो 2011 का लॉ है जिसपे यशवंत सिन्हा जी की स्टैंडिंग कमेटी ने फाइनल कर दिया। नहीं ला पाए ना, खत्म बात, वो आपकी जिम्मेदारी थी श्रीकांत जी।
रूबिका जी, हमने कांग्रेस- पार्लियामेंट चलने दी आप इस सवाल से नहीं बच सकते हैं। आप देखिए, आप इस सवाल से आज प्रतिपक्ष इसलिए नहीं भी बच सकते आप ऐसा हैं नहीं कि ये कि कानून 2016 में आप ये कानून लाते हैं, जबकि बीजेपी की न जाने कितनी मर्तबा सरकार रही, तब तो आपकी नींद नहीं जागी। आज जागी है तो आप कह रहे हैं सब बिल्कुल बदल जाएगा, सब कुछ देखिए 2011 में हमको कानून नहीं लाने आपको दिया, 2011 में भी तो सही इनसे। मौका मिला था। ठीक है, मैं सवाल पूछ 2011 रही के हूं। बाद से वो पेंडिंग पड़ा लोकसभा रुकिए में। एक सेकंड, रुकिए श्रीकांत जी। नहीं, रूबिका जी, पहला तो ये जो कहना कि हमारी सरकार कई मर्तबा रही, यही गलत है। हमारी सरकार कई मर्तबा नहीं रही। हमारी सरकार 6 साल के लिए अटल जी की सरकार थी और वो सरकार में भी बहुत अच्छे काम हमने किए। बहरहाल, आज हम किस तरह से इस देश से भ्रष्टाचार, काला धन समाप्त हो, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे काबिल मित्र ने एक सवाल पूछा मुझसे, भाई इस देश के अंदर अगर कहीं कम होते हैं क्या? नहीं रूबिका जी, अगर आज हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। भाई आप 88 में किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको अगर हम 16 में उसको सही तरीके से उसको दांत देते हैं काटने के लिए, उसको नहीं कर रहा है सर। आप दोनों पार्टियां हैं, देश की जनता ने वक्त वक्त पर आपको चुना, आपको दोनों को जवाब देना होगा। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के मित्र टीवी पे कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन संसद को चलने नहीं देते हैं और बार बार झूठे गलत आरोप लगा लेते हैं। कभी कहते हैं अडानी अंबानी के कहने पर चल रही है सरकार, कभी महेश शाह का जिक्र कर रहे हैं। अगर किसी ने कहीं कोई गलत काम किया, पार्लियामेंट हम चलने नहीं देते, पार्लियामेंट आप नहीं चलने देते। श्रीमान जी, मैंने आपको बीच में रोका नहीं। आपके हाउस देखिए, में हुआ तब प्रतिपक्ष की भूमिका थी ना। आपका व्यवहार गलत है श्रीमान जी। मैंने आपको बीच में रोका नहीं। मेरी अपेक्षा है कि आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने बिल्कुल नहीं रोका आपको बीच में। मेरा निवेदन इतना है कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटने का काम किया और उस लूट की छूट में बहुत लोगों को सहयोग किया। अब इस देश के अंदर एक ईमानदार लोगों की लड़ाई चल रही है जो भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ है। आप काले धन भ्रष्टाचार के सहयोग में आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार पूरे देश में सभा कर रहे हैं, क्योंकि इस नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं दिक्कत है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। 2 लाख करोड़ भाई आपका भ्रष्टाचार का गठजोड़ बहुत मजबूत है अभी जी। आपका भ्रष्टाचार का बहुत, अरे भाई जहाँ कांग्रेस है वहाँ गलत बयानबाजी आप करते हैं और बीच में इंटरप्ट करते हैं। आप दोनों पार्टियों को गलत बयानबाजी करते हैं और बीच में इंटरप्ट करते हैं। बड़ी लड़ाई में पड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश को वाकई इस वक्त जरूरत है कि काले धन से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, बेनामी संपत्ति रखने वाले बेईमानों से मुक्ति मिले। ऐसे में कोई तो बीच का रास्ता सर आप सभी पार्टियों को निकालना होगा, क्योंकि ये हमारा सवाल है, ये जनता के सुख चैन का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।